सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है सेंकाकू द्वीप विवाद पर। आपको पता है कि चीन ने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीति अपनाई और उसके वजह से आज भारत और चीन के बीच में तनाव युद्ध के स्तर तक पहुंच गया है। पूरे भारत में चीन को लेकर गुस्सा है। इसी प्रकार की कुछ गतिविधियां चीन ने जापान के साथ की हैं और इसी कारण पूरे जापान में भी चीन को लेकर इस समय गुस्सा है। और यह गुस्सा भारत और जापान में ही सिर्फ नहीं है। अभी कुछ समय पहले चीन ने साइबर अटैक करने का प्रयास किया ऑस्ट्रेलिया में और इसके कारण ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भी गुस्सा है। और आपको पता है अमेरिका और जो कुछ यूरोपीय देश हैं उसमें पहले से ही कोरोना वायरस को लेकर चीन के प्रति नाराजगी है। लेकिन चीन है कि वह अपना अड़ियल रवैया जो है वह बदल नहीं रहा। कारण यह है कि वह प्रूव करना चाहता है कि वह विश्व की सबसे बड़ी जो है कि आर्थिक और सैन्य शक्ति बन चुका है। लेकिन वह जिस प्रकार की अपनी गतिविधियों को इस समय अंजाम दे रहा है उसके वजह से पूरा विश्व जो है कि चीन के अगेंस्ट होता जा रहा है। और हुआ क्या है कि जैसा चीन ने भारत के साथ किया, पूरे विश्व की मीडिया ने जिस तरह से भारत का साथ दिया और साथ ही साथ देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भी चीन की आलोचना की, ठीक इसी प्रकार का प्रयास अब चीन जो है कि जापान के एक द्वीपीय क्षेत्र को लेकर विवाद क्रिएट कर रहा और इसी पूरे टॉपिक से यह संबंधित है सेंकाकू द्वीप। आइए मैं आपको इस टॉपिक से परिचित करवाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आप जापान का मैप देख लीजिए। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर जापान का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आपको टोक्यो लिखा दिखाई दे रहा है। टोक्यो से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर जाइए, देखिए एक वाइट कलर का आपको एक द्वीप क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है होक्काइडो। जहाँ पे टोक्यो लिखा है यहीं पर देखिए एक क्षेत्र दिखाई देगा लिखा हुआ होन्शु। टोक्यो से थोड़ा सा नीचे की ओर आइए, आपको दिखाई देगा शिकोकू और एकदम दक्षिण की ओर आइए, आपको दिखाई देगा क्यूशु। तो कुल मिलाकर होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशु ये क्या है, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। लेकिन ये जो जापान है सिर्फ इसके अंतर्गत 4 द्वीप नहीं आते, बहुत से द्वीप आते हैं। और जो पूरा जो टॉपिक है ये आज का जो पूरा टॉपिक है ये इसी विवाद से जन्मा हुआ है जो कि द्वीप से संबंधित। आइए मैं इसके मिनट से आपको परिचित करवाता हूँ। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है जहाँ 4 बड़े तथा 6,800 से अधिक छोटे द्वीप हैं। कितने? 6,800 से अधिक छोटे द्वीप हैं। 4 बड़े द्वीप कौन से हैं? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। और जो 4 बड़े द्वीप हैं यही जापान के पूरे 97% भाग पर विस्तृत हैं। तो दूसरे शब्दों में जो 6,800 से अधिक अन्य जो छोटे द्वीप हैं वो पूरे जापान के सिर्फ और सिर्फ 3% भाग पर विस्तृत है। अगर टोटल हम इतने 6,800 से अधिक जो जापान के द्वीप हैं इनको हम देखें तो हमें पता चलेगा इन द्वीपों में से 340 द्वीप ही ऐसे हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। अर्थात यहाँ पर जो भी द्वीप हैं काफ़ी छोटे छोटे द्वीप हैं। छोटे छोटे द्वीपों की महत्व जो है कि कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता। कैसे? अभी मैं बताऊँगा। जापान का पूरा जो क्षेत्रफल है उसका अगर देखें तो उस जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है। पहाड़ी का मतलब है वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकते, आप वहाँ पर जो है कि कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। और यहाँ पर 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। स्वाभाविक है ज्वालामुखी हैं तो इसके कारण ही, इन ज्वालामुखी के कारण ही यहाँ पर बहुत से द्वीपों का विकास हुआ है। जापान में हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं जो इन ज्वालामुखियों के कारण ही आते हैं। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनको पता है कि जो आप रिंग ऑफ फायर, उसी रिंग ऑफ फायर पर जापान क्या है स्थित है। कुल मिलाकर यह जो जापान है यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत बहुत कम है और वह लगभग 13.5% है, अर्थात
93.4% जो है कि कृषि योग्य भूमि है। तो साथ ही साथ जापान के टोटल एरिया के मात्र और मात्र 4.6% भाग पर आवासीय विस्तार है। आवासीय विस्तार मतलब आप जहाँ पे घर बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। अब देखिए, जब जापान के पास कृषि योग्य भूमि कम है, आवासीय भूमि कम है, तो स्वाभाविक है वह जो भी उसके द्वीप हैं उन द्वीपों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगा। और जब वो खोना नहीं चाहेगा और दूसरा देश उस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तो विवाद तो बढ़ेगा ही। अब जैसा कि मैंने आपको लोकेशन दिखाया, फिर से मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए, आप टोक्यो को देखिए और टोक्यो से थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखिए, सी ऑफ जापान लिखा दिखाई दे रहा। थोड़ा सा दक्षिण और जो है कि पश्चिम में आइए, ईस्ट चाइना सी लिखा दिखाई देगा। उसके बाद दक्षिण में देखेंगे फिलीपींस सी लिखा दिखाई देगा, और फिर नॉर्थ पैसिफिक। ये जितने शब्द हैं ये शब्द ही शब्द अब मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए है क्या कि जापान के पश्चिम में, जैसा कि मैंने बताया, जापान सागर, दक्षिण पश्चिम में ईस्ट चाइना सी, दक्षिण में फिलीपींस सागर तथा पूर्व में उत्तरी प्रशांत। जापान जो अभी मैंने आपको दिखाया कि द्वीपीय क्षेत्र है, यह यहाँ का जो प्रशासन चलाया जाता है इसको प्रांतों में विभाजित करके चलाया जाता है। जैसे भारत ने क्या कर रखा है कि अपने राज्य पूरे क्षेत्र को राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में डिवाइड कर रखा है, ठीक जापान ने क्या कर रखा है, पूरे अपने देश को 47 प्रांतों में विभाजित कर रहा है और विभाजित किया हुआ है। और इन प्रांतों को हम बोलते हैं प्रीफेक्चर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जब शब्द यूज करूंगा प्रीफेक्चर तो समझ लीजिएगा, जैसे आपके यहाँ पे राज्य है, ठीक यहाँ पर जो प्रांत हैं उनको प्रीफेक्चर बोला जाता है। और इसी प्रकार का एक प्रीफेक्चर है जिसका नाम है ओकिनावा। अब मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, और ये जो लोकेशन है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए जापान देखिए, और जापान के बाद देखिए थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए, आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है ओकिनावा। उसी ओकिनावा से पश्चिम की ओर देखिए, आपको लिखा दिखाई देगा सेनकाकू आइलैंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ सेनकाकू आइलैंड, लेकिन कई जगह आपको लिखा दिखाई देगा सेनकाकुस आइलैंड। तो काकुस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड नहीं है, जैसा कि सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 5 द्वीप हैं और साथ ही साथ 3 पठारी क्षेत्र हैं। लेकिन ये पूरा जो विवाद जो है जन्मा है, उसमें एक शब्द बार बार आएगा और वह है ओकिनावा। ओकिनावा आप लोकेशन देखिए, यह जो आपका जापान का मुख्य भाग है उससे काफ़ी दक्षिण में है। और थोड़ा सा देखें तो ये जो ओकिनावा है आपको ताइवान और चाइना के समीप दिखाई देगा। और इन्हीं देखिए, ओकिनावा, चाइना और ताइवान के बीच में एक रेड सर्कल दिखाई दे रहा है जो है सेनकाकू द्वीप। अब देखिए, जो ओकिनावा है, जैसा कि मैंने कहा कि जापान ने क्या कर रखा है, प्रशासन चलाने के लिए पूरे क्षेत्र को क्या कर रखा है, प्रांतों में विभाजित कर रखा है। और इसी प्रकार का एक प्रांत है ओकिनावा। अब प्रांत तो बड़ा होता है, अब उस प्रांत के अंतर्गत छोटे छोटे जो है कि प्रशासनिक भाग होते हैं। जैसे अगर हम राज्य के संदर्भ में समझें तो हमारा एक राज्य है, उसके अंतर्गत कुछ जिले हैं ना, ठीक इसी तरह से जो ओकिनावा है, इसी ओकिनावा प्रांत के अंतर्गत एक जो है कि शहर है, नगर परिषद है, जिसका नाम है इशिगाकी। ध्यान दीजिएगा, इशिगाकी क्या है, एक नगर परिषद है। और ये किसके अंतर्गत आता है, यह ओकिनावा के अंतर्गत आता है। ओकिनावा जहां लिखा था उसी में आपको एक छोटा सा द्वीपीय भाग है, प्रशासनिक भाग है, जिसका नाम है इशिगाकी। अब हुआ क्या है कि 22 जून को इशिगाकी सिटी काउंसिल ने एक कानून पास किया, और कानून पास करके इन्होंने क्या कहा, आपको इस कानून के माध्यम से इन्होंने कहा कि जो सेनकाकू द्वीप है, अब हम उसकी प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं। पूछा जाएगा कैसा परिवर्तन, तो इन्होंने कहा कि जो सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र है, यह पहले जो शासित होता था जापान के अंतर्गत, वह उस प्रशासनिक क्षेत्र का नाम क्या था, तोनोशिरा। ध्यान दीजिए, क्या नाम था, तोनोशिरा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो यह सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र तोनोशिरा प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था, अब इसका नाम जो है कि क्या होगा, सेनकाकू तोनोशिरा प्रशासनिक क्षेत्र। अब देखिए, फिर से मैं इमेज से समझाता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए ओकिनावा दिखाई दे रहा है, इसी ओकिनावा में मैंने कहा एक छोटा सा जो है कि शहर जैसा भाग है जिसका नाम है इशिगाकी।
और इसी गाकी का एक जो जैसे आप एक शहर में देखते हैं तो कई छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, तहसील होते हैं। इसी तहसील में से जो है कि एक जो भाग था वो क्या था, इसी गाकी। और इसी इसी गाकी जो ओकिनावा के दक्षिण में है, इसी इसी गाकी के अंतर्गत ये जो सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र आता था। लेकिन जो सेनगाकू द्वीपीय क्षेत्र जिस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत या जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता था, जिस नगर परिषद के अंतर्गत आता था, उसका नाम था तोनोसिरा। तो इन्होंने कहा कि अब यह जो रेड कलर का आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये सेनकाकू आइलैंड के और यहाँ के पास वाला जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह तोनोसिरा का, इन्होंने कहा कि अब इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है कि सिर्फ जो है कि तोनोसिरा नहीं होगा, बल्कि इसका नाम होगा अब जो है कि तोनोसिरा जो सेनकाकू तोनोसिरा क्षेत्र। अब देखिए सेनकाकू तोनोसिरा क्षेत्र जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले कौन सा शब्द आ रहा है, सेनकाकू। और सेनकाकू तोनोसिरा क्षेत्र कहने का मतलब है कि तोनोसिरा पर कोई विवाद नहीं है, तो सेनकाकू भी अब उसके नाम के साथ जुड़ गया तो उस पर भी कोई विवाद क्या होगा, नहीं रहा। तो कुल मिलाकर यह जो पूरा परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन किया गया है, अर्थात तोनोसिरा जो के अंतर्गत जो सेनकाकुस आता था, अब उसका पूरा नाम ही क्या कर दिया गया है, सेनकाकुस तोनोसिरा प्रशासनिक क्षेत्र। यह बताता है कि जो तोनोसिरा जापान के अधीन है, उसके ओकिनावा प्रांत का एक भाग है। अब क्या होगा, उसका नाम होगा सेनकाकुस तोनोसिरा प्रशासनिक क्षेत्र। तो जब भी कोई तोनोसिरा का नाम लेगा, सेनकाकुस का नाम उसको क्या करना होगा, लेना होगा। और लेने का मतलब है कि यह मानना होगा कि पहले यह भाग क्या है, जापान का, और यह बात जो है कि जमी नहीं चीन को। लेकिन इसको साथ थोड़ा सा समझिए, इसकी लोकेशन देखिए। यह जो द्वीप है यह ताइवान के उत्तर पूर्व में ईस्ट चाइना सी में स्थित है, और यह द्वीप टोक्यो से, जापान की राजधानी से लगभग 1931 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और निर्जन क्षेत्र है। फिर से मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा रहा हूं। अब देखिए इस पूरे क्षेत्र को, इसकी समीपता आपको कहां से दिखाई देगी, ताइवान से दिखाई देगी और चाइना से दिखाई देगी, और ये टोक्यो से काफ़ी दूर है। अब जब यहाँ पर अगर जापान कहता है कि यह भाग हमारा है और पहले से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अब इसको मुख्य नाम दे दिया, तो अब चाइना को क्या होगी, दिक्कत होगी। और यही हुआ भी है। अब हुआ क्या है कि है तो ये निर्जन क्षेत्र, और इसके अंतर्गत कुल 8 द्वीप हैं। 8 द्वीपों में से 5 द्वीप के रूप में हैं, अर्थात आइलैंड के रूप में है, और 3 पठार के रूप में। और ये पूरा जो क्षेत्रफल है अगर सबको मिला दिया जाए तो लगभग 7 वर्ग किलोमीटर का है, बहुत छोटा सा एरिया है। लेकिन जैसा है कि इसकी लोकेशन हमने दिखाया, चूंकि ये पूर्वी चीन सागर में इसकी अवस्थिति है, इसके कारण चीन और ताइवान भी इस पर क्या करते हैं, अपना दावा पेश करते हैं। कैसे दावा पेश करते हैं, चीन इसे अपना द्वीप जो है कि द्वीपीय क्षेत्र बताता है, ना कि जापान का। और इसका जो नाम देता है चीन, वह देता है दिया ओयू। ध्यान दीजिएगा, दिया ओयू जो है कि इसका नाम देता है किसका, सेनकाकू का। अर्थात जापान जिसको सेनकाकू द्वीप के रूप में बोल रहा है, उसी द्वीप को यह कह रहे हैं दिया ओयू। और अब देखिए, अब प्रश्न ये आएगा कि आखिर ये है क्या। तो दोनों के हमें एंगल को समझना होगा, और मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूं, आप इस चीज़ को, मैप को समझ लीजिए। अब देखिए आपको यह एक ट्रिंगल जगह एक इमेज दिखाई दे रहा, तो आप देखिए यहाँ पर जो सेनकाकू द्वीप है इसको जापान सेनकाकू बोलता है, जो आपका चाइना है इसको दियाओयू बोलता है, और जो है कि जो आपका ताइवान है वह इसको क्या बोलता है, तियायू ताई। तियायू ताई कौन बोलता है, ताइवान। और इस तरह से एक ट्रिंगल बन जाता है जापान, चाइना और ताइवान के बीच। लेकिन जो विवाद है वो मुख्य रूप से चाइना और जापान के बीच में। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों का आखिर क्या क्या इसमें कौन क्या दावा करता है इसको हम बात करते हैं। 1972 से जो है कि जापान का इस पर अधिकार है, इसलिए वर्तमान समय पर में भी क्या है वह इस पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। जब 1972 पे इसका आधिकारिक हक है, नियंत्रण है, स्वाभाविक है वह इस जो है द्वीप को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर पीछे जाएं तो जापान का दावा 19वीं सदी से जुड़ा है। जापान का कहना है कि उसी ने सबसे पहले इस द्वीप को खोजा,
इसका अध्ययन किया और लगभग अध्ययन करने के एक दशक बाद अर्थात 14 जनवरी 1895, ध्यान दीजिए 1895 को इस जापान के लोगों ने यहाँ पर अपना झंडा लगा दिया। उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून था, अगर ऐसा कोई करता है, झंडा लगा देता है या किसी भाग को जीत लेता है तो उसका भाग हो जाए। क्योंकि उस समय किसी भी व्यक्ति ने 1895 में किसी भी व्यक्ति ने इस पर जो है कि विरोध प्रदर्शित नहीं किया गया, तो इसलिए एक मान्यता बन गई कि हाँ, यह जापान का ही है। 1895 से लेकर 1945 तक जबकि जापान आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, वह जो है कि शक्तिमान था, अर्थात वो शक्तिशाली था, तब यह इसी के अंतर्गत, इसी के नियंत्रण में था। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब क्या हुआ कि जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया, तब तक जो है कि जापान, हमले से पहले तक देखा जाए तो जापान क्या था, एक शक्तिशाली देश है। और इसके कारण 1895 में यहाँ पर इन्होंने झंडा लगाया और जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध में हार नहीं गया तब तक इस पर इसका अधिकार था। अब क्या हुआ, परमाणु हमला हुआ, उसके बाद जो है कि जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद क्या हुआ, चूंकि जो मित्र देश थे जो कि जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने जापान का प्रशासनिक कार्य अपने हाथ में ले लिया और इसमें हाथ में लेने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति थी अमेरिका। तो इस तरह से जो 1945 से लेकर 1952 तक अगर देखा जाए तो प्रशासनिक कार्य जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, अमेरिका, अर्थात जापान का प्रशासनिक कार्य कौन चला रहा है, वह चला रहा अमेरिका। 1951 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका और जो मित्र देश हैं, अर्थात जो उसके सहयोगी देश थे जिन्होंने जापान और उसके साथ अन्य शक्तियों से लड़ा था, उनके मध्य एक संधि हुई। और संधि क्या हुई कि जो द्वीप अब कब्ज हम लोगों ने जीते हैं जापान से या फिर जर्मनी या दूसरे देशों से, उन द्वीपों को अधिकार को लेकर, अर्थात उस पर किसका नियंत्रण है। तो हुआ क्या कि जो 1951 में सैन फ्रांसिस्को में जो संधि हुई, इस संधि के अंतर्गत क्या किया गया कि यह जो वो जो आपका ओकिनावा जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया, यह ओकिनावा क्षेत्र अमेरिका के नियंत्रण में आ गया और अमेरिका के नियंत्रण में इसको दे दिया गया। और 1972 तक इस पर, इस ओकिनावा जो क्षेत्र है और इसी ओकिनावा प्रांत का एक भाग है सेनकाकू, इस पर भी नियंत्रण किसका बना रहा, अमेरिका का बना रहा। 1972 में क्या किया गया, जापान को यह इसको वापस कर दिया गया। और जापान, चूंकि अब पता है आपको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर जब जापान और अमेरिका में युद्ध के बाद फिर से मित्रता हुई और फिर ये हुआ कि आगे बढ़कर दोनों देश अच्छे संबंध विकसित करेंगे, तो 1972 में जापान को यह जो द्वीप वापस कर दिया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो कुल मिलाकर 1895 से लेकर 1945 तो जापान का ही था। उसके बाद क्या हुआ, चूंकि जापान पर पूरा नियंत्रण जो अमेरिका का हो गया और फिर अमेरिका ने जब अपना नियंत्रण छोड़ा ओकिनावा द्वीपी वाले क्षेत्र पर, तो वो किसको सौंप दिया, जापान को सौंप दिया। अब जापान को जैसे ही ये सौंपा गया, इसी समय अर्थात 1972 में सौंपा जा रहा है, इसी समय क्या हुआ, चीन और जापान दोनों इस द्वीप पर अधिकार को लेकर यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पास पहुंच गए। विवाद वहीं से क्या हुआ, बढ़ने लगा। हालांकि पहले से विवाद है लेकिन फिर भी वहां से बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे कह के, चूंकि अमेरिका उस समय का शक्तिशाली देश, चाइना उस समय तो कुछ भी बहुत बड़ा शक्ति नहीं था, तो चूंकि अमेरिका का डोमिनेंस था और इसके वजह से, और पहले से भी वो जापान के ही नियंत्रण में था, तो जापान की जो सत्ता है उस पर स्वीकार की गई। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसी चीज को जापान कहता है कि जो हम 1895 से लेकर हमेशा जापान का उस पर नियंत्रण रहा है, तो चीन बीच में क्यों कूद रहा है। लेकिन चीन अब क्या कहता है, उसका भी सुन ले। चीन कहता है कि प्राचीन समय से यह उसके ताइवान प्रांत के अधीन लंबे समय तक शासित होता रहा। अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, चूंकि ये फिर से अब देखिए एक नया शक्ति आ गया, ताइवान। और आपको पता है, देखिए ताइवान, तो जो ताइवान है ये चीन कहता है कि ये हमारा प्रांत है और जो सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र है, इस द्वीपीय क्षेत्र पर नियंत्रण ताइवान का बहुत प्राचीन समय पर रहा है। और चूंकि ताइवान हमारा भाग है, इसलिए ये भी क्या है, हमारा भाग है, यह इनका कहना है। खैर, अब देखिए क्या हुआ
कि मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि जो यह ताइवान प्राचीन समय से जो ताइवान के अंतर्गत यह रहा है, इसके कारण यह हमारा होना चाहिए। लेकिन बात यहीं पर नहीं है। सिर्फ इतनी बात होती कि ताइवान प्रांत के अधीन ये सत्ता में रहा, तो ये हम जो लोग इसको डिनाई करते। 1895 में कहना है चीन का कि चाइना जापान जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, ताइवान जो है कि ताइवान पर जापान ने नियंत्रण कर लिया था। और जापान ने जब नियंत्रण कर लिया था और फिर जब वह क्या हुआ, हारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जब हारा, तो उसे जो जब हारा तो उसके बाद क्या हुई थी, 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को की संधि में क्या हुआ था कि यह डिसाइड हुआ था कि जिन क्षेत्रों को जीता गया है उस पर नियंत्रण किसका हो। तो अब क्या हुआ कि 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के तहत जो है कि क्या हुआ, ताइवान चाइना को वापस कर दिया गया। जिसको किसने जीता था, पहले जीत चुका था जो है कि जापान। चूंकि जापान ने 1895 में ताइवान को जीता था, द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। हारने के बाद उस पर नियंत्रण किसका होगा, सैन फ्रांसिस्को संधि हुई, उस संधि के तहत ताइवान जो है कि चीन को सौंप दिया गया। तो अब चीन का कहना है कि ताइवान जब वापस मिला, इसका मतलब है कि वो सभी क्षेत्र वापस मिल गए जो ताइवान के अधीन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि उसमें वो जो सौंपा गया है उसमें ओकिनावा क्षेत्र का मेंशन नहीं है। अगर 1951 में सैन फ्रांसिस्को जो संधि हुई थी उसके तहत अगर ओकिनावा क्षेत्र और उसी ओकिनावा क्षेत्र का ही तो सेंकाकू द्वीप भाग है, अगर सौंपा गया होता तो वह अमेरिका उस पर 1972 तक क्या कर रहा था, और फिर अगर सौंपा गया होता तो अमेरिका जापान को उसको हैंडओवर क्यों करता। कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीन की जो दलील है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। चीन का कहना है कि 1949 में ताइवान पर चियांग काई शेक ने अधिकार कर लिया और इसका नाम जब रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा, तो जो चियांग काई शेक और उसके बाद जो यह ताइवान पर नियंत्रण करने वाले या इसके जो सत्ता पर काबिज लोग थे, इन्होंने क्या किया, यह जो पूरा ओकिनावा क्षेत्र था इस पर अपनी मजबूत दावेदारी नहीं की। और चूंकि जो ताइवान उस समय का था उन्होंने अमेरिका की नीतियों का पालन किया, चूंकि वह अमेरिकी नीतियों के फॉलोअर थे, इसके कारण उन्होंने अपना जो है कि विरोध प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन चूंकि अब हमारा ताइवान भी हमारा क्षेत्र है और यह उसका भाग ओकिनावा क्षेत्र का जो भाग सेंकाकू द्वीप है जो कि चाइना से के लगभग पास में ही है, इसलिए यह हमारा होता है, इसलिए यह कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि ये पूरा जो विवाद है लंबे समय से चल रहा, 1972 से ही अगर देखा जाए तो विवाद है। लेकिन ये जो विवाद जटिल हुआ वह पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा हुआ है और कई बार ऐसा हुआ कि चीन ने अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स को जो है कि तैनात कर दिया द्वीप के पास वाले क्षेत्रों पर। कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और जब विवाद हुआ तो नेवी जो है कि दोनों देशों के सामने आ गई। जब भी जापान की नेवी चीन के सामने आती है तो जापान को सपोर्ट मिल रहा होता अमेरिका, और इसलिए जब भी कोई युद्ध होगा चीन और जापान के बीच में तो जापान के साथ जो है कि अमेरिका खड़ा हुआ। क्यों खड़ा होगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जब पिछले एक दशक में देखा तो कई बार ये जो है कि तनाव बढ़ चुका है और जो वर्तमान घटना है जो 22 जून को हुई है, जो कि एक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया है। जैसा कि प्रशासनिक परिवर्तन हमने भी तो देखे किया ना जम्मू कश्मीर में, ठीक इसी प्रकार का जो इसी गाकी जो क्षेत्र था इसमें जो है कि जो तोनो सिरा जो प्रशासनिक क्षेत्र था, अब उस दोनों सिरा प्रशासनिक क्षेत्र में ही क्या होता था, सेंकाकू द्वीप क्षेत्र आता था। तो उन्होंने कह दिया कि अब इसका नाम सिर्फ जो है कि तोनो सिरा नहीं होगा बल्कि सेंकाकू तोनो सिरा प्रशासनिक क्षेत्र होगा, बस इतनी सी बात है। अब हुआ क्या कि इन्होंने पिछले एक दशक में कई बार यहाँ पर ये जो सेंकाकू द्वीप वाले पास वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी भी उड़ान के लिए चीन की अनुमति को इन्होंने अनिवार्य कर दिया चीन ने। अब जापान ने इसका कई बार इस नीतियों का विरोध किया और इसी के कारण अमेरिकी नेवी ने भी क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट तक वहां पर पहुंचा दिए। और कई बार, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार क्या हुआ है कि जापान और चीन की नेवी और आर्मी आमने सामने हो चुके।
अब हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि जब भी जापान आगे जाता है तो उसके पीछे अमेरिका खड़ा होता है। तो हुआ क्या है, 1960 में जापान और अमेरिका के बीच एक संधि हुई है और इस संधि में यह कहा गया है कि अमेरिका जापान के लिए क्या करेगा, जब भी उस पर कोई हमला होगा तो वह उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और इसी के कारण क्या हो जाता है, यह बात बढ़ जाती। ठीक इसी समय अब जैसा कि आप चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जो है स्टेटमेंट अगर सुनेंगे तो वह कह रहे हैं कि हम जो है कि जापान को सबक सिखाना जानते हैं। और एक तनाव, मतलब उनके स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उनको लगता ही है कि उनके पास कोई काम नहीं है और सिर्फ जो है कि संघर्ष और तनाव को बढ़ा। प्रश्न ये है कि आखिर ये जो द्वीप है इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि दोनों देश युद्ध करने के लिए तैयार। सबसे पहली बात तो इसकी जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया, इस पर सोचिए, इसकी लोकेशन देखिए, चाइना और ताइवान के कितने करीब है। जो भी इस पर नियंत्रण रखेगा वह क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो पूरा पूर्वी चीन सागर या ईस्ट चाइना सी का जो भाग है इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अगर सोचिए जापान के पास जो ये द्वीप है बाद में भी जापान के पास ही रहता है, तो जापान जो भी अपनी नेवी या सेना रखेगी तो इस पर किसका अधिकार होगा, अमेरिका का। और अमेरिका और चीन के संबंध आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर दरअसल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो इस समय गठजोड़ मजबूत हो रहा है, यह सबसे बड़ा कारण है चीन के तनाव का। उसको लगता है कि अगर हमने इस द्वीप पर जापान की सत्ता स्वीकार कर लिया तो आने वाले समय में यहाँ पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट, यहाँ पर जो है कि इंडियन एयरक्राफ्ट और ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएंगे जाएंगे और इस तरह से जो पूर्वी चीन सागर का क्षेत्र है इसमें जो दादागिरी चलाता है चीन, वह चल नहीं पाए। दूसरा प्रमुख कारण क्या है वह भी आप देख लिए। इस द्वीप का जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा। तेल और प्राकृतिक गैस किसी के लिए भी क्या है इस समय सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं, कोई खोना नहीं चाहे। साथ ही साथ यह जो आपको पूरा जो देखिए सर्कल दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए, यह प्रशांत क्षेत्र का जो सबसे व्यस्ततम जो सागर मार्ग है उस पर स्थित है। और सागर मार्ग पर जिसका नियंत्रण होगा वही डिसाइड करेगा कि आखिर कौन से जहाज किस प्रकार की नेवी किस प्रकार के हथियारों के साथ किस प्रकार के गतिविधियों को अंजाम दे सकती है। इसलिए चाइना इसको लेकर कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और चूंकि जापान का इस पर नियंत्रण दावेदारी मजबूत है तो वो भी क्या करेगा, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ साथ ये जो मैंने पूरा आपको क्षेत्र दिखाया द्वीपीय क्षेत्र, यह जो द्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर दुनिया के सबसे संपन्न जो है कि फिशिंग ग्राउंड का विकास हुआ। फिशिंग ग्राउंड का मतलब वह समुद्री क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मछलियाँ प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा बनती हैं। आपको पता है एक शब्द होता है फाइटोप्लैंक्टन, तो इस पूरे क्षेत्र में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं और जिसके कारण यहाँ पर मछलियों का विकास ज़्यादा होता है। और आज के समय समुद्री आहार में मछलियों के योगदान को आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कारण दोनों देश इस पर नियंत्रण खोना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ और समझिए, चीन द्वारा ये जो द्वीपों को लेकर विवाद है कोई नया मुद्दा नहीं है। अप्रैल 2020 में ही, अर्थात कुछ माह पहले ही, दक्षिणी चीन सागर में स्थित पार्सल द्वीप समूह को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। और यह विवाद इसलिए हुआ कि इस विवाद पर जो है कि ताइवान, वियतनाम और चीन तीनों अपनी अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन अभी इस पर नियंत्रण किसका है, चीन का। कौन सा, पार्सले आइलैंड। देखिए मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्सले आइलैंड है और उसके बाद जो है कि स्पार्टली आइलैंड है। इन दोनों को देखिए। अब इसके साथ और भी कुछ द्वीप हैं तो इनकी लोकेशन देखिए, अर्थात जो साउथ चाइना, पहले तो अभी जो विवाद है सेनकाकू का वो कहाँ पे, पूर्वी चाइना सी में, लेकिन जो दक्षिणी साउथ चाइना सी देखिए आपको लिखा दिखाई दे रहा, यहाँ पर इसकी गतिविधियाँ विवाद। और यह जो विवाद ये है कि वो दरअसल ये पूरा जो सागरीय क्षेत्र है, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर का हो, प्रशांत क्षेत्र का हो, या फिर जो मैंने सी ऑफ जापान का जो क्षेत्र बताया, या फिर जो है कि पूर्वी चीन सागर का जो क्षेत्र है, हर जगह क्या चाहता है वो अपना दबदबा चाहता है। और इसी के कारण देखिए जो स्पार्टली आइलैंड है, जो फार्सले आइलैंड है, इस पर भी विवाद है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है फार्सली जो आइलैंड है किसके बीच में यह विवाद है। यह इस विवाद के पीछे तीन जो है, ताइवान, वियतनाम और चीन, लेकिन नियंत्रण किसका? भी चीन का। वहीं दक्षिण चीन सागर का जो एस्पर्टली आइलैंड है, इस पर कई देशों का, चीन, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम के साथ बीच में इनके विवाद है। कौन कौन से? चीन, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम के बीच में विवाद है। लेकिन इस पर भी अभी अधिकांश जो नियंत्रण है वह चीन का है, और चीन ने कई प्रकार के निर्माण कार्य कर लिए हैं, यहाँ तक कि अपने जो हवाई पट्टी होती है उसको भी विकसित कर लिया है। ऐसा ही एक आइलैंड है द प्रातस आइलैंड और द मैसेकल फिल बैंक। इनको लेकर भी चीन और जो है कि ताइवान के बीच में विवाद है। इसकी लोकेशन बहुत ढूंढने से मुझे मिली नहीं, मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। ये भी चीन और ताइवान के बीच में विवाद है। अब दिक्कत ये है कि यह जो विवाद है, इस विवाद की एक नियति बन गई है दरअसल चीन की, और चीन यह चाहता है कि जो भी विवादित क्षेत्र है उस पर कब्जा कर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझिए चीन कर क्या रहा है। चीन यह इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जो चीन के अंदर जो लोग हैं उनको पता चल गया है कि शी जिनपिंग की जो कार्य प्रणाली है वो कोरोना वायरस में ठीक नहीं रही, वो फेल हो चुके हैं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि वह इस समय चूंकि लॉकडाउन में सभी देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, कोई भी युद्ध के कगार पर नहीं पहुंचना चाहे, तो अधिक से अधिक देशों पर कब्जा कर कर वह चाहता यह है कि लॉकडाउन का फायदा उठाए। और सबसे बड़ी बात, वह चाहता है कि जो पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह पूरा जो रूट है उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है नियंत्रण हो चाइना को। जैसा कि आपको पता है कि उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसने स्थलीय मार्गों को जोड़ने के लिए सभी देशों से, बहुत से देशों से एग्रीमेंट किया है। उसी प्रकार वह समुद्री क्षेत्र में भी अपना जो परिवहन है, चाहे वो किसी का भी हो रहा हो, आगे चलकर वो पूरे पर नियंत्रण करना चाहता है। और वह चाहता है कि कोई भी जहाज, चाहे वो नागरिक जहाज हो या सैन्य जहाज, बिना उसकी अनुमति का ना जाए। तो इसके कारण जो है कि पूरा विवाद उसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, और अभी चर्चा में है सेनकाकू द्वीप विवाद। फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ मुश्किल से 1 मिनट में। सेनकाकू द्वीप जो है कि जापान के ओकिनावा प्रांत के इशिगाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है, तोनोशिरा उसके अंतर्गत आता है। अब क्या कर दिया गया है, जो तोनोशिरा प्रशासनिक क्षेत्र था उसका नाम सेनकाकू तोनोशिरा प्रशासनिक क्षेत्र कर दिया गया है। और चूंकि ऐसा करने से जापान का जो उसमें दावा है वो मजबूत हो जाता है, और इसी के कारण पूरा विवाद जो तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक तरफ चीन की नेवी है तो दूसरी तरफ जापान और जो है कि अमेरिका, और हो सकता है भविष्य में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें कूद पड़े। आने वाले समय में कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, और अलग एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।